नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आजादी के 70 साल बाद भी पेड़ के नीचे संचालित हो रहा है प्लेटफॉर्म। खारा रेलवे स्टेशन का मामला। टेस्टिंग में फेल हुई पानी की टंकी, नगर पालिका ने दिखाई हरी झंडी। टपकती पानी टंकी से होगा जल प्रदाय शुरू। सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए वित्त विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश। तमाम विद्यालयों में ईडी खाते में जमा की गई राशि होगी स्थानांतरित। ट्रक एसोसिएशन बैठक के बाद ले सकता है हड़ताल पर निर्णय। पेट्रोल डीजल के बड़े दाम का विरोध। रामपाली थाना के अंतर्गत अमई तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। नवरात्रि उत्सव अष्टमी के अवसर पर जिले भर में हुए हवन, कन्या भोज, विविध कार्यक्रम। पहाड़ियों के बीच विराजित मां ज्वाला देवी, प्रतिवर्ष बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। और जय वीर महावीर के जय घोष के बीच शुरू होगा दशहरा चल समारोह। अमन भल्ला धारण करेंगे महावीर का चोला। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज लाइन पर बालाघाट जिले का अंतिम बड़ा स्टेशन खारा, जिसके आसपास से 20 गांव के लोग ट्रेन की यात्रा करने के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में प्लेटफार्म पर आते हैं और सफर शुरू करते हैं। लेकिन लाखों कमाकर देने वाले प्लेटफार्म पर मूलभूत सुविधाएं नदारद है, लिहाजा यात्री परेशान और रेलवे मामले से पूरी तरह से बेखबर दिखाई देता है। पद्मेश न्यूज की टीम जब खारा सहित आसपास के आधा दर्जन ग्रामीणों की मांग पर खारा स्टेशन पहुंची और वहां की मूलभूत सुविधा की जानकारी ली तो पता चला कि रेलवे केवल रेवेन्यू वसूल करने में ध्यान दे रहा है, बाकी हालात बद से बदतर है। तो एसएन जी, आपको ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन में यहाँ जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त सुविधाएं हैं? पर्याप्त तो सुविधा, कुछ सुविधा तो पर्याप्त नहीं है सर। क्या है? क्या लाइट की भी कमी है, लाइट भी चाहिए। क्या यात्री लोग आते, कभी रात का समय हो गया, रात्रि में बरसात के दिनों में क्या समस्या होती है यहाँ पर? बरसात के समय बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। कुछ समय लाइट रहती है, लाइट चली जाती है, लाइट की भी पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती, सुविधा नहीं है यहाँ से। क्या चाहते हैं आपकी, क्या होनी चाहिए सुविधाएं? लाइट होना चाहिए सर, और जहाँ तक अच्छी से अच्छी सुविधा देना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे प्लेटफॉर्म, शौचालय नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। जी हाँ, हम उस दौर की बात कर रहे हैं रेलवे जब स्वयं स्मार्ट स्टेशन और खुले में शौच मुक्त होने की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि खारा रेलवे स्टेशन से रेलवे को अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, बावजूद इसके भी कि आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा ग्रामीणों की जुबानी, उनकी परेशानी। यहाँ पर अभी बैठने की परेशानी सबसे ज़्यादा है बारिश में। सबसे ज़्यादा तो एक मेन समस्या यह है कि यहाँ शौचालय नहीं है। यात्री लोगों को पेशाब, टॉयलेट और लैट्रिन की बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और ये सेट वगैरह लगाए के यात्री को बैठने के लिए? यात्री लोग तो ये तो सेट 2 ही है इसमें, यहाँ पर उसकी भी तकलीफ है। यहाँ बहुत परेशानी है। यहाँ पर जनता ज़्यादा रहती है क्या और सेट कम है, ऐसा है क्या? जनता तो बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर। हाल्टिंग प्लेटफॉर्म से तो मैं तो कहता हूँ कि गोंदिया से लेके कटंगी तक सेकंड नंबर पे आता है। क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ पर व्यवस्था चाहिए हमको, सेट होना, यात्री लोगों को बैठने के लिए अपना शौचालय चाहिए था। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो शौचालय की है। यहाँ बहुत गर्मी के दिन में ज़्यादा पैसेंजर तकलीफ में जाते हैं। वो ज़्यादातर सेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, छाव की व्यवस्था हो जाए। दिन में तो जैसे तैसे यात्री परेशानियों के बीच यात्रा शुरू कर लेते हैं, लेकिन रात में यदि खारा स्टेशन में उतरना हो तो दूर दूर तक अंधेरा दिखाई देता है। ऐसे में यात्रियों के साथ कोई भी तरह की अनहोनी होने का भी डर सताते रहता है। हालांकि अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि घटनाएं बताकर नहीं आती। हम ये चाह रहे थे सर कि शासन ऐसी व्यवस्था बनाए कि यहाँ पे क्या कम से कम 10 गाँव के लोग यहाँ पे आते हैं। मेरे ख्याल से नदी के उस तरफ के भी लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर करीब के लोग यहाँ पर आके इस रेलवे स्टेशन में ट्रेन बैठते हैं। जिनको बाहर जाना है, नागपुर जाना है, रायपुर जाना है, हैदराबाद जाना है या गुजरात जाना हो या कई प्रदेशों में जाना हो, तो यहीं से ट्रेन बैठ के लगभग लोग जाते हैं। तो क्या सर कि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है या पानी की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है।
और ना ही यहाँ किसी प्रकार का शौचालय है। शौचालय भी नहीं है। शौचालय बन गया तो हम ये चाह रहे थे सर कि यहाँ पे शौचालय बनाया जाए, बैठने की व्यवस्था बनाया जाए, प्लेटफार्म को थोड़ा सा अच्छा बना दे, साफ़ सुथरा बना दे। यहाँ पे गंदगी भी बहुत रहती है। क्या सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर अभी तक मेरे ख्याल से कभी नहीं आए हैं। तो कम से कम सफाई कर्मचारी भी लगभग यहाँ आए, थोड़ा सा साफ़ सफाई करे। यहाँ आसपास पूरा घाट पूरा ये सब पड़ा हुआ है ना, यहाँ साफ़ सफाई भी नहीं है। इस विषय पर जब हमने वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक बालाघाट HL कुशवाहा से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि निर्माण संबंधित सभी फैसले वरिष्ठ स्तर से लिए जाते हैं, उनके माध्यम से केवल जानकारी प्रस्तुत की जाती है। बालाघाट के सभी स्टेशनों के विषय में पूर्व में भी जानकारी प्रस्तुत की जा चुकी है। जिला अस्पताल को आगामी दिनों में 1 दर्जन से अधिक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसके साथ ही पूरे के पूरे अस्पताल का कायाकल्प, अत्याधुनिक मशीनें का लाभ जिले भर के लोगों को मिलेगा। सिटी स्कैन मशीन, 6 डायलिसिस मशीन, मॉड्यूलर ओटीज, इमरजेंसी और कैजुअलिटी वार्ड, NRC निर्माण, लेबर रूम निर्माण, गंदगी से निजात पाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम के टेंडर लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को मिलने वाली हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, इसको शासन की तरफ अभी बात हुई है, तो शासन से भी चूँकि इसके लिए चिकित्सक अभी उपलब्ध नहीं है अपने पास, जैसे आ जाएंगे हम लोग उसकी व्यवस्था कर देंगे। तो भविष्य में माना जा सकता है कि बालाघाट जिले को और एक सोनोग्राफी मशीन मिल सकती है। जी बिल्कुल। पहले माननीय कलेक्टर महोदय हमारे और हमारे माननीय मंत्री जी आदरणीय श्री प्रदीप जायसवाल जी, खनिज मंत्री, एवं सुश्री हिना कावरे जी, दोनों के प्रयासों से हमारा अस्पताल वैसे भी काफ़ी अच्छे हद तक बढ़िया हो गया है। और लक्ष्य का प्रोग्राम जो था जिसमें लेबर रूम को हम लोगों ने सुसज्जित किया है, उसे माननीय कलेक्टर महोदय और मंत्री जी लोगों ने हमारी बहुत मदद की। उसको हमने तैयार कर लिया, उसके एक व्यवहार शुरू भी हो गया वहाँ पे। और दूसरा वहाँ पे NRC को भी हमने नए ढंग से बिल्कुल सुसज्जित करके वहाँ पे पूरा व्यवस्था कर रखे हैं और अच्छे से काम चल रहा है। वारासोनी के वार्ड नंबर 1, 6 और 11 में नगर पालिका के द्वारा शहर सरकार आपके द्वार अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां आयोजन नगर पालिका उपाध्यक्ष दीपलता देशमुख, उपयंत्री सुमित मोटवानी, सहायक यंत्री विजय सोलंकी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया, जिसमें नगर के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर समस्याएं सुनी गई। साथ ही MPE नगर पालिका सिटीजन ऐप के संबंध में जानकारी भी दी गई। समस्त शहरी नागरिक अब एक ही पोर्टल MPE नगर पालिका सिटीजन ऐप में जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, नागरिक शिकायत एवं आपत्ति, जल करों का भुगतान सहित अन्य प्रकार की सेवाएं दी जाएगी, जिससे कि नागरिकों को जो नगर पालिका के चक्कर काटने होते थे उसमें बचत होगी और उन्हें घर बैठे उनका काम आसान होगा। हमारे जो शहर के नागरिक हैं उनकी सुविधा के लिए, जैसे कि यदि अगर नागरिकों को जो भी यानी कि टैक्स वगैरह पेड करने में अगर उन्हें दिक्कत होती है, तो इस सुविधा के माध्यम से वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे तब उसको पेड कर सकते हैं और उनके आगे कैसे उनको सुविधा हो जाएगी। वो चाहे ये देख सकते हैं कि उनके यहाँ टैक्स कितना बकाया है। जिले में स्थित सभी महाविद्यालय का रिजल्ट सुधारे जाने, PG कॉलेज की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने व प्राचार्य की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर स्वतंत्र छात्र शक्ति संगठन के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। रैली निकालकर सौंपे गए इस ज्ञापन में संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबंधित जिले के सभी महाविद्यालयों का रिजल्ट खराब आने पर उसे दुरुस्त किए जाने, PG कॉलेज में रोजाना लेक्चरर की व्यवस्था कराए जाने की मांग की गई। वहीं संगठन के पदाधिकारियों ने PG कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। राज्यपाल के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में स्वतंत्र छात्र शक्ति संगठन के द्वारा 2 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए 2 दिनों के भीतर मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं राज्यपाल महोदय के नाम का कि हमारे कॉलेज में क्या हो रहा है कि जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें थ्योरी में किसी को 0 नंबर, किसी को 1 नंबर, किसी को 2 नंबर, इस प्रकार के नंबरिंग की जा रहा है और यही पूरे बालाघाट जिले के कॉलेजेस की समस्या है। तो इसके ये रिजल्ट हर साल ही इसी प्रकार के रिजल्ट आते हैं, तो लेकिन इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तो आज भी इस साल भी इसी प्रकार की समस्या आई है कि 0 नंबर दे दिए गए। हमारे क्लास में ऑलमोस्ट जितने बच्चे हैं उसमें से 70% बच्चों के साथ ये रिजल्ट आया है। तो इसको लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए कि आप 2 दिन का हमने समय दिए सर को कि 2 दिन में आप अगर से हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम लोग इसके बाद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में खाद्य पदार्थों के स्थानीय निर्माता, रेस्टोरेंट, होटल, मिठाई व खाद्य पदार्थों के होलसेल विक्रेताओं
व कारखानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में छापामार कार्रवाई जारी है, जिससे समस्त व्यापारी काफी परेशान हैं और नियमों कानूनों की जानकारी न होने पर वे समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी परमिशन किस व्यापारी को कहां से मिलेगी और उन्हें कौन कौन से नियमों को पालन करना है। इस समस्या से निजात पाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित समस्त व्यापारी संघ ने कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात की, उनकी इस समस्या का समाधान किए जाने का आग्रह किया। साथ ही नियम व कानूनों की उचित जानकारी हासिल करने के लिए आगामी समय में एक कार्यशाला का आयोजन किए जाने की भी मांग की, जिसे कलेक्टर दीपक आर्य ने सहर्ष स्वीकार करते हुए दीपावली के बाद कार्यशाला का आयोजन कर समस्त प्रकार की जानकारियों से व्यापारियों को अवगत किए जाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने व्यापारियों को कुछ दिनों का समय दिए जाने की भी बात कहते हुए छापामार कार्रवाई को धीमी किए जाने की भी बात कही। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से आज जिला कलेक्टर कार्यालय में सभी व्यापारियों ने मुलाकात की। जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, शासन के नियमों का पूरा पालन व्यापारी समाज करेगा। कुछ नियमों की जानकारी नहीं है, कलेक्टर साहब से निवेदन किया गया कि सारे विभाग को बैठाइए और एक कार्यशाला का आयोजन अपन करते हैं। कार्यशाला के आयोजन में आप बताइए कि व्यापारियों को किस किस व्यापार में कौन कौन से लाइसेंस देने की ज़रूरत है, किसकी अनुमति लेने की ज़रूरत है और वो अनुमति कहाँ से प्राप्त होगी। इस बारे में उन्होंने हमारी बात को सुना और एक पॉजिटिव जवाब उन्होंने दिया कि निश्चित रूप से व्यापारियों को भी मालूम नहीं है, उनके अधिकारियों को भी पूरा ज्ञान नहीं है इसका। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि वर्तमान समय खाद्य विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उसके नियम कानून जानने के लिए व्यापारियों ने कुछ दिन का समय मांगा है। इसके पूर्व समस्त व्यापारियों को खाद्य विभाग के जुड़े विभिन्न नियम कानूनों की जानकारी दी गई थी, जिसमें कुछ व्यापारियों के सुधार भी किया गया था। लेकिन जो लोग नियम कानून का पालन नहीं कर रहे थे, उन्हें व्यापारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही थी। त्योहार का सीजन है, इसलिए जो भी विधिवत होगा उसके अनुसार व्यापारियों को कुछ दिनों का समय दिया जाएगा। साथ ही व्यापारियों को पुनः नियम कानूनों से अवगत कराया जाएगा। यदि उसके बाद भी व्यापारी सुधार नहीं करते तो उन पर पुनः कार्रवाई शुरू की जाएगी। व्यापारी प्रकोष्ठ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से मिलने आए थे। जो कार्रवाइयाँ की जा रही खाद्य संबंधित, उनकी मांग ये थी कि एक तो कुछ समय इनको कंप्लाइंस के लिए दिया जाए जिससे कि सुधार कर पाएँ। एक बार उनको पहले पत्र दिया जा चुका है जिसके अनुसार इन्होंने कुछ सुधार किए थे। उन्हें जिन लोगों ने नहीं किया था उनके खिलाफ कार्रवाई इस बार की गई है। चूँकि ये समय ऐसा है कि त्यौहार का समय है, इसलिए जो भी लगे विधिवत जो होगा उनको एक बार फिर से समय दिया जाएगा। जो अपना समय पर निराकरण कर पाएंगे वो अपना ठीक करेंगे, उनकी दुकानों को खोल दिया जाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन यदि वो उसके बाद भी कंप्लाइंस नहीं करता तो पुनः सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुनः इनकी दुकान बंद की। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रत्नारा की पंचायत परसवाड़ा में ग्रामीणों ने सरपंच सचिव व रोजगार सहायक पर अनियमितता बरतने, विकास कार्य न करने व भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए उनके निलंबन की मांग की। पंच सहित अन्य ग्रामीण ग्राम पंचायत परसवाड़ा में एकत्र हो गए, जहां उन्होंने शासकीय योजनाओं की जानकारी न मिलने पर, ग्राम सभा न होने सहित सरपंच के गाँव न आने पर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए सरपंच पर धारा 40 के तहत कार्रवाई की जाने व गांव में किए गए विकास कार्यों की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। वार्ड पंच भागवत भाजीपाले ने बताया कि सरपंच सचिव हमें पंचायत की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देते और ना ही पंचों की कभी मीटिंग हुई है। ग्राम पंचायत में आज तक सरपंच के द्वारा पंचों की मीटिंग नहीं ली गई। इसके अलावा कार्य योजना की जानकारी भी नहीं दी गई। सर, इन लोगों की जो समस्या है, मकान की, आवास की है, कुछ कई प्रकार की समस्या है, ये लोग हमसे पूछते हैं। सचिव सरपंच हमारी मीटिंग नहीं लेता, ग्राम पंचायत की कोई महीने में मीटिंग नहीं होती, कोई भी कार्य योजना के बारे में हमें बताता नहीं और अपने मर्जी से काम चालू कर देते हैं, तब हमको जानकारी होती है। अच्छा बताओ कि सरपंच सचिव रोजगार सहायक कभी गांव का निरीक्षण करते हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं करते। अच्छा, पंचायत खुलती क्या नहीं? पंचायत कभी कभार खुलती है, कभी खुलती है, कभी नहीं खुलती। अभी बार खुल रही है, महीने में 6 बार। हाँ, महीने में सिर्फ 6 बार खुलती है। और क्या है तो। अच्छा, कभी ग्राम सभा हुई इन 5 सालों में? सर, ग्राम सभा होती है, वो सरपंच उनको सब सरपंच 5 मिनट के लिए आता है और बोल देता है कि मेरा कोई काम है, चला जाता है। पंचायत के सचिव किशोर कुमार वासनिक ने ग्रामीणों व पंचों के द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताया। नहीं सर, जो भी विधिवत जो कार्यक्रम होते हैं वो संपादित किए जाते हैं। अब ऐसा है, 2 गांव की पंचायत है, एक रत्नारा गांव आता है इसमें। अगर अपन वहाँ अपने कार्य क्षेत्र से चले जाते हैं तो उस दिन भर यहाँ पे अपने को समय नहीं देना पड़ता है। बाकी जो अधिकांश जो समय ग्राम पंचायत मुख्यालय में देकर हमको समस्त कार्य। यहाँ डेली पंचायत नहीं खुलती, ग्रामीणों का आरोप है। सब खुलती है।
अच्छा ये बताइए कि सरपंच पंचों की कभी मीटिंग हुई है यहाँ हाँ पे? सर होते हैं। लेकिन पंच लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं होती। तो सर तो आपको मालूम है जब बोल आज तक साइन नहीं करी गई है मस्टोल में, इनका कहना है, क्या कहेंगे आप? सर वो मनरेगा के काम होते हैं तो वो तो ऑनलाइन फीड होते हैं, और वो जो भी काम होते हैं वो तो फिर वाराणसी में नवरात्र पर्व के अवसर पर स्थानीय सिविल क्लब मैदान में नव दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा प्रतिदिन 108 भक्तों के साथ महाआरती की जा रही है। साथ ही साज सज्जा वाली पूजा की थाली के साथ सामूहिक रूप से भक्तजन भी श्रद्धा भाव के साथ भाव विभोर हो रहे। नव दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा ने बताया कि नगर के सुख समृद्धि वैभव हरियाली की कामना के साथ महाआरती की जा रही। प्रतिदिन 108 भक्त परिवार के साथ माता रानी की आरती करते हैं, उन्हें शक्ति का आभास स्वयं प्रतीत होता है। 4 अक्टूबर को रात्रि 8:30 बजे सिविल क्लब मैदान में माता रानी के दरबार में 9 कन्याओं का पूजन की विधि विधान के साथ उनका पूजन किया गया। साथ ही 9 माता रानी के स्वरूप को उपहार भी प्रदान किया गया। इसी तरह प्रतिदिन अलग अलग भक्तों के द्वारा आरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों भक्त प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। श्री कछवाहा ने बताया कि नवदुर्गा उत्सव समिति के द्वारा सिविल क्लब मैदान में प्रतिदिन रास डांडिया लाइव गरबे का आयोजन किया गया है। महानगरों के प्रसिद्ध 4 सिंगर प्रतिदिन संगीत के नए वाद्य यंत्रों के साथ भजनों के गीतों की प्रस्तुति दे रहे हैं। लाइव गरबे का अंदाज गरबा प्रतियोगिता को प्रभावित कर रहा है। गरबे के माध्यम से माता रानी की आराधना के लिए सैकड़ों की संख्या में गरबा प्रतियोगी लाइव गरबा में शामिल हो रहे हैं। गरबा महोत्सव के अध्यक्ष श्रीमती स्मिता जायसवाल ने बताया कि प्रतिदिन प्रतिभाशाली गरबा प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। हितग्राहियों को आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं को प्रदान करने के लिए डाक विभाग के द्वारा बेहतर प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रदेश स्तर पर प्रधान डाकघर बालाघाट पहला ऐसा डाकघर है जहां पर एक साथ 2 आधार केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं काफी संख्या में आधार कार्डों का अपडेशन भी किया जा रहा है। इस संदर्भ में डाक विभाग के सहायक अधीक्षक PM चौहान ने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश में डाक विभाग के द्वारा संभाग स्तर पर लगभग 17 से अधिक केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर आधार कार्ड से संबंधित प्रक्रिया संपादित की जा रही है। हमारे यहाँ जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट बालाघाट और सिवनी 2 मिला के 17 आधार सेंटर है हमारे यहाँ पे। तो 17 के 17 हमारे पूरे चल रहे हैं। बालाघाट में हमने 2 काउंटर खोल के रखा है, काउंटर नंबर 1 और काउंटर नंबर 2। तो सभी 17 सेंटर हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें जो आधार कार्ड जो है महीने का मान के चलिए 5000 का है आधार नए अपडेशन, और नए बन रहे हैं जो लगभग 5000 का एवरेज चल रहा है। तो सभी सेंटर अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ 17 के 17। कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले 14 अक्टूबर को एक वृहद आंदोलन करने जा रहा था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। अब यह आंदोलन 21 नवंबर को भोपाल में आयोजित किया जाएगा और धरना प्रदर्शन कर संगठन से जुड़े कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष KG विसे ने बताया कि हमारे संगठन के महामंत्री के निर्देशों के तहत 14 अक्टूबर को होने वाला धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है, जिसकी प्रमुख वजह विभिन्न जिलों में आई बाढ़ को माना जा सकता है। अब यह आंदोलन 21 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। महामंत्री जी द्वारा हमें सूचना मिली है कि बारिश पानी के कारण कई जिले हमारे पूरी तैयारी नहीं कर पाए हैं।
इसलिए जो 14 अक्टूबर को भोपाल में धरना प्रदर्शन होना था उसकी डेट बढ़ा दी गई है, स्थगित कर दी गई है और 21 नवंबर को वो भोपाल में होगा। हम पूरी तैयारी के साथ पुनः अपनी ज़िले को काफ़ी लोगों को तैयार करेंगे उस धरना प्रदर्शन में जाने के लिए। किस प्रकार की प्रमुख मांगे हैं सर इसमें? 70 मांगें कर्मचारियों से संबंधित हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो है जो कर्मचारी को हमने जो पूर्व में ज्ञापन दिए थे और उनकी जो मांगें पूरी नहीं हुई थी उनको भी है, और जो हमारी बाद में कुछ कर्मचारियों के ज्वलन समस्याएं, ऐसे इन समस्याओं को हमने भी किया है। कुछ समस्याएं तो केंद्र से संबंधित भी हैं। सरकार के खाली खजानों को भरने के लिए वित्त विभाग के द्वारा एक निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें तमाम महाविद्यालयों के ईडी खाते में जमा की गई राशि को स्थानांतरित किए जाने के निर्देश वित्त विभाग के द्वारा दिए गए। इन राशियों का सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं में उपयोग लाया जाएगा। नगर के जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के खाते में वर्तमान में 25 लाख रुपए है, जिसे विभिन्न कार्यों में उपयोग में प्रबंधन के द्वारा लाया जाना है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि शासन ने जो निर्देश जारी किए गए हैं और ऐसे में महाविद्यालय को निर्देशित किया गया है जिनके ईडी खाता 3 वर्षों से निष्क्रिय है, लेकिन पीजी कॉलेज का खाता सक्रिय है और इसमें जमा राशि का उपयोग कॉलेज से जुड़ी हुई विभिन्न विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। नगर के नर्मदा नगर स्थित पवार मंगल भवन में आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संगठन का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संगठन के प्रथम अध्यक्ष DL श्रीवास मौजूद रहे। इसके अलावा विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का आगाज अतिथियों के स्वागत के साथ किया गया, वहीं मुख्य अतिथि का शाल और श्रीफल से सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में सभी मंच पदाधिकारियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। इस कार्यक्रम के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष KG बिसेन ने बताया कि आज ही के दिन मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसलिए यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। वहीं इस बैठक के दौरान कर्मचारी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से विचार विमर्श कर जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। आज 6 अक्टूबर 1978 आज ही के दिन मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की स्थापना हुई थी और तब से प्रतिवर्ष हम स्थापना दिवस संगठन का मनाते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किए स्थापना दिवस का। हमने आज के अवसर पर अपने कार्य को दिखाने के लिए, कर्मचारी की समस्याओं को सबके बीच लाने के लिए हमने एक और प्रयास किया है, जो सभी कर्मचारी संगठन के अध्यक्षों को यहाँ पे बुलाया है ताकि हम एक साथ बैठ कर के जिले की समस्याओं पर विचार कर सकें। शहर के नए राम मंदिर से शुरू होने वाला दशहरा चल समारोह शहर का भ्रमण करते हुए उत्कर्ष स्कूल मैदान में रावण मारने के साथ ही संपन्न हो जाएगा। इसके लिए लगभग पूर्ण तैयारियां शुरू हो चुकी। आपको बता दें कि विगत 59 साल से महावीर सेवा दल समिति के द्वारा दशहरा चल समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस चल समारोह में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहते हैं हनुमान जी का 36 किलो का मुकुट धारण करने वाले हनुमान साधक, जो इस वर्ष अमन भल्ला धारण करेंगे। उससे पहले नवमी को एक बार सेवा दल समिति के द्वारा हनुमान जी का चोला धारण करने वाले अमन भल्ला को अंतिम रिहर्सल करवाई जाएगी। इस दौरान वे मुकुट धारण कर शहर का भ्रमण करेंगे। दशहरे के दिन दोपहर 3 बजे के बाद नया राम मंदिर से जय वीर महावीर के जय घोष के बीच हनुमान जी का चोला धारण करने वाले अमन भल्ला चल समारोह में निकल पड़ेंगे, जो हनुमान चौक, नया सराफा, सुभाष चौक, पुराना सराफा बाजार, राजघाट चौक से रास्ते काली पुतली और अंबेडकर चौक होते हुए उत्कर्ष स्कूल मैदान पहुंचेंगे। इस दौरान प्रतिवर्ष चल समारोह को देखने के लिए 25,000 से अधिक लोग घर से बाहर आ जाते हैं और इतनी संख्या शहर के लोगों की रहती है कि जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा यातायात की व्यवस्था सुचारू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं एवं रिहर्सल एक दिन पहले से ही की जा रही है। वाराणसी में स्थानीय दशहरा मैदान में ऐतिहासिक व नए अंदाज में रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के विशालकाय पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। जबलपुर के कारीगर खालिद भाई के द्वारा किया जा रहा है यह निर्माण कार्य, जिसमें 70 फीट के रावण के साथ 60 फीट के कुंभकर्ण एवं 60 फीट का मेघनाथ का पुतला निर्माण किया जा रहा है। पद्मेश से चर्चा में जबलपुर से आए खालिद ने बताया कि रावण निर्माण एवं आतिशबाजी हमारा खानदानी कार्य है और लगभग 70 वर्षों से हमारे परिवार के द्वारा रावण का निर्माण किया जा रहा है। वाराणसी में रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसे 7 अक्टूबर को मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा ताकि 8 अक्टूबर को दहन किया जा सके। जबलपुर से रावण बनाने के लिए वाराणसी आया हुआ हूँ
कैसा क्या रावण देखने मिलेगा इस बार? इस बार जो अभी तक जो मैं सुना हूँ 25-30 सालों से यहाँ पर दशहरा पर्व मनाया जा रहा है, रावण दहन किया जा रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ का अभी तक का जो है बेस्ट रावण दहन आपको यहाँ देखने मिलेगा। तो इनमें रावण अकेला है क्या और कुछ है उसके साथ? इसमें रावण के साथ उसका भाई कुंभकर्ण है, बेटा मेघनाथ है। ये तीनों का दहन विजयदशमी पर्व पर किया जाएगा। के अंदर जो कुछ पटाखे डिफरेंट होगा वो तो आपको रावण दहन वाले ही दिन पता चलेगा। उसके अलावा आसमानी आतिशबाजी रहेगी और डिजिटल फायरवर्क्स भी बाहर से आ रहा है। वाराणसी नगर स्थित खनिज साधन मंत्री के निवास पर 6 अक्टूबर को दशहरा आयोजन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। असत्य पर सत्य की जीत का महापर्व दशहरा को महाकौशल स्तर का ऐतिहासिक रूप देने को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेकर रोड मैप तैयार किया गया। इस दौरान नगर में 15 से 17 समाजों के द्वारा चल समारोह व दशहरा समिति अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल का स्वागत किया जाएगा। है कि इस बार वाराणसी में बहुत ही ऐतिहासिक दशहरा मनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने सभी को अलग अलग समितियों के माध्यम से कार्यों का विभाजन किया है। तो हमारे दशहरा आयोजन समिति के अध्यक्ष माननीय गुड्डा भैया ने सभी समितियों की समीक्षा की, काम की स्टेज पे, और जो जैसा कि लग रहा है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा आने वाली है तो उसको सुचारू रूप से कैसे बिठाला जाए, रैली किस टाइप से निकाली जाए और झांकी और रैलियों को और कैसा भव्य बनाया जाए, इस बारे में विचार किया गया। साथ ही नगर पालिका और एमपी भी जिनके मतलब लाइट गोल ना हो जाए और पार्किंग ज़्यादा से ज़्यादा जगह कैसी बना जाए, इस बारे में मीटिंग। ये भी मतलब इस पॉइंट भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए अन्य समाजों के द्वारा जो। हाँ, सभी समाजों के शहर में पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट। मोदी जी, कितने समाज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या? करीब 25 जगहों पे विभिन्न समाजों द्वारा रैली का स्वागत और उनको जो भी फल या जूस वगैरह वितरण किया जाएगा। जिले के रामबाली थाना अंतर्गत कौथुरना गांव में एक बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक प्रिंस पिता रूपेंद्र बिसेन उम्र 12 वर्ष निवासी कौथुरना तालाब में नहाने गया था। इस दौरान गहरे पानी में चले जाने से प्रिंस की डूबने के कारण मौत हो गई। जिला मुख्यालय सहित तहसील क्षेत्रों में भी नवदुर्गा का पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस कड़ी में लामता में बस स्टैंड, गांधी चौक में बाबा बर्फानी की गुफा जन आस्था का केंद्र बनी हुई है। ठंडी ठंडी बर्फ की बनी गुफाओं के बीच निकलकर अंदर लगभग 5 से 6 फीट शिवलिंग अपने आप में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दौरान बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाने वाले भक्तों पर ठंडी ठंडी बर्फ की बारिश बड़ा ही कौतूहल का विषय बना हुआ है। रोजाना सुबह शाम लोग इस बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की आम नागरिकों की समस्याओं को सुनने और उनका त्वरित निराकरण किए जाने को लेकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा सीएम हेल्पलाइन योजना की शुरुआत पूर्व में की गई है, जिसमें केवल जिले के ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश जनता अपनी विभिन्न समस्याओं से शासन प्रशासन को अवगत कराती है, साथ ही उनके त्वरित निराकरण किए जाने की मांग करती है। लेकिन जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए चलाई जा रही सीएम हेल्पलाइन योजना ही अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बात अगर बैंकिंग कार्य प्रणाली की करें तो बालाघाट जिले के समस्त बैंक शाखाओं में 218 ऐसी शिकायतें हैं जो केवल बैंक से संबंधित हैं, जिनका निराकरण अब तक नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश शासन की सीएम हेल्पलाइन जो है वो नागरिकों को जो समस्या आती है दैनिक रोजमर्रा की, तो उसके ऊपर त्वरित ध्यान देने के लिए लागू की गई थी। और साथ ही चूँकि राष्ट्रीयकृत संस्थान बैंक जो है उनसे भी अपेक्षा ये की गई थी कि वो इनके शिकायतों पर एक संवेदनशीलता के साथ इसका निराकरण करें। अभी वर्तमान में हमारे ज़िले बालाघाट ज़िले में समस्त बैंकों की लगभग 218 शिकायतें लंबित है जो कि दर्ज हो चुकी हैं। इसमें मुख्यतः शिकायतें आती कि यदि किसी हितग्राही को लोन नहीं मिला है या बैंक ने विलम्ब किया है तो वो उस प्रकार की शिकायतें। अभी साइबर क्राइम बढ़ गया है
तो उसकी भी शिकायतें आने चालू हुई है। साथ ही ATM ट्रांजेक्शन्स फेल हो गया, खाते में राशि वापस नहीं लौटी है, ऐसे खाते हैं। और अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश शासन की जय किसान ऋण माफ़ी योजना चालू की गई थी, तो उसमें भी बहुत से हितग्राहियों को अभी उनके खाते में राशि नहीं आई, उनकी भी शिकायतें आ रही हैं। तो और साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में जो कियोस्क के माध्यम से जो भुगतान की समस्या आती है, उसके बारे में भी शिकायतें दर्ज हुई। माल नगरी भरवेली सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के द्वारा बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग रोजाना यहां पहुंच रहे हैं। 5 अक्टूबर की रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम की कड़ी में स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग और आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान उपस्थित जनों ने जमकर वाहवाही की और छात्रों ने तालियां बटोरी। आपको बता दें कि भरवेली माइल के द्वारा सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के माध्यम से दुर्गा पूजा और विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसकी जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में अलग पहचान बनी हुई है। थाना के अंतर्गत ग्राम बिरसोला में घरेलू विवाद के चलते एक महिला ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। बेहोशी की हालत में महिला संगीता पति राजेश चौधरी उम्र 23 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार संगीता का विवाह 2015 में राजेश चौधरी से हुआ है। 6 अक्टूबर को किराना सामान लाने को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद तनाव में आकर संगीता ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। रामपाली थाना के अंतर्गत अमई में एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 5 अक्टूबर की शाम को यह व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ गया था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। 6 अक्टूबर को रामपाली पुलिस के द्वारा स्थानीय मछुआरों की मदद से एक व्यक्ति को तालाब से बाहर निकाला गया है, जिसकी पहचान मृतक छविलाल बोपचे उम्र 36 वर्ष के रूप में की गई। छविलाल बीते कई वर्षों से नागपुर में रहकर काम करता है। 1 महीने पहले ही वो गाँव आया हुआ था। उसकी मौत किस वजह से हुई यह अभी मालूम नहीं है। दुर्गा पूजा के अवसर पर अष्टमी के दिन जिले भर में कन्या पूजा और कन्या भोज सहित हवन का आयोजन दुर्गा पंडालों और मंदिरों में किया गया। इस दौरान दिन भर अनुष्ठान हवन पूजन का दौर चलता रहा। आपको बता दें कि नवमी के अवसर पर जिले भर में जवारे विसर्जन किए जाएंगे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा तालाबों, नदी और अन्य जल स्रोत के निकट कुंड की व्यवस्था करवाई जा रही है। इसके अलावा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए भी जगह जगह कुंड की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिए होमगार्ड सहित पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। जय काली महाकाली। यहीं से बड़े आके देखो कितना बढ़िया पूजा। नारियल लेना पड़ेगा। सीधे हो जाओ, जरा सीधे बैठो। नगर में चरमराई हुई पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने एवं नगर वासियों को 24 घंटे जल उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका के द्वारा जैन इरिगेशन कंपनी को 38 करोड़ 68 लाख रुपए का ठेका दिया गया था।
जिसके तहत जैन इरिगेशन कंपनी के द्वारा अन्य जगहों पर किए गए निर्माण कार्य व पाइपलाइन व्यवस्था किए जाने के साथ साथ नगर के वार्ड नंबर 3 में पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था। करीब 1 वर्ष पूर्व कराए गए इस टंकी के निर्माण कार्य के बाद 3 बार इसकी टेस्टिंग की गई। आपको बता दें कि पानी टंकी तीनों टेस्टिंग में फेल हो चुकी थी। टेस्टिंग के लिए जैसे ही पानी की टंकी को भरा गया था वैसे ही वह जगह जगह से पानी टंकी से पानी लीकेज हो रहा था, जिसे देखते हुए वार्ड वासियों ने नगर पालिका व जैन इरिगेशन कंपनी का जमकर विरोध किया। साथ ही इस निर्माण कार्य की जाँच कराए जाने की मांग की थी। वहीं मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई थी, जिस पर जबलपुर की एक टीम ने पानी की टंकी का निरीक्षण कर जैन इरिगेशन कंपनी को 7 दिनों के भीतर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जाने के लिए कहा है। साथ ही व्यवस्था दुरुस्त न होने पर टंकी को डिसमेंटल किए जाने के आदेश जारी करने की चेतावनी भी दी थी। हालांकि अधिकारियों के द्वारा की गई जाँच की रिपोर्ट नगर पालिका के पास नहीं आई है, लेकिन उन्होंने दूरभाष पर औपचारिकता चर्चा के दौरान वार्ड नंबर 3 में बनाई गई पानी की टंकी में किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं होने की बात कही है, जिसके आधार पर नगर पालिका के द्वारा टेस्टिंग में फेल हुई इस पानी की टंकी को पास करार दे दिया गया है। रिपोर्ट तो उसकी आ गई है, वो टेस्टिंग में थी, हमारे तो हैंडओवर भी नहीं हुई है अभी टंकी, तो उस पर हमारे किसी भी कर्मचारी का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है। जो एजेंसी काम कर रही है अभी उनको 5 साल मेंटेन उन्हीं को करना है, वही बनाना है। लेकिन रही बात, मैंने भी जाके देखा था, टंकी में लीकेज नहीं था, वो दुरुस्त हो गई है और उसे ऐसी कोई रिपोर्ट मतलब ऐसा कोई कमियाँ नहीं। जो जबलपुर की जो टीम आई थी उनने रिपोर्ट तो दी होगी अपनी? रिपोर्ट उनने भेजा नहीं, लेकिन मेरी मौखिक चर्चा हुई थी तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। टंकी बनती है और टेस्टिंग के दौरान वो सब चीज़ आती है तो उसको दुरुस्त करते हैं। ओके है कुल में। लालबरा जिले के प्रवेश स्थली देवनगरी ग्राम पंचायत कंजई स्थित बस स्टैंड चौक में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी नवशक्ति दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा शारदीय नवरात्र पर्व पूर्णतः धार्मिक माहौल में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मां गायत्री मंदिर के प्रांगण में विशाल हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कवियों ने कविता, गीत, चुटकुले व हास्य व्यंग्यों से दर्शकों को जमकर गुदगुदाया, जिसमें हास्य कवि हिमांशु जैन, प्रणय श्रीवास्तव, गोपाल सेंडे, अस्मिता आरजू, रवि नवानी व चंद्रेश तूफानी के द्वारा अपनी अपनी कविताओं, गीतों व चुटकुले व हास्य व्यंग्यों के माध्यम से जोरदार प्रस्तुति दी गई। दिल में जोत देश प्रेम की जलाई है, दिल में जोत देश प्रेम की जलाई है, तेरा मेरा इसका उसका भूल जाइए, तेरा मेरा इसका उसका भूल जाइए, सबके दिल में है ये सबकी शान है, सबके दिल में है ये सबकी शान है, इसलिए तो जिंदा हिंदुस्तान है। बस इसी तरह मैं आपसे चार मिसरे के जरिए अच्छा खासा जो हम जहाँ पे हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया, तो वो जो रेस्ट हाउस देखा वैसा रेस्ट हाउस कभी वाराणसी में भी नहीं देखने में आ रहा। इतना साफ सुथरा अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने की है और अभी सोने में सुहागा इसलिए हो गया है कि अब तो हमारे मंत्री भी हमारे एरिया के भैया स्वप्निल जी ने जो अभी बताई पूरी कहानी कि भूतपूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, भूतपूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, उनके बीच में कभी नगर पालिका का अध्यक्ष, भूत और वर्तमान सब मिले हुए हैं। की ठंडी आज से दिल जल जाए, अंबर के तारों की ठंडी आज से दिल जल जाए, बिरहा की अग्नि में मोहे रात को नींद नहीं आए। अरे बोल आपको नींद आती है कि नहीं आती है? बिरहा की अग्नि में मोहे रात को नींद नहीं आए। अरे भोर योगा का टाइम होता है ना, सुबह करो या शाम को करो, दिन में तो कभी योगा करो। रामदेव बोले सब लोग अपने अपने घर से एक चादर ले आना, नौजवान ले आए चादर, सबको बोले बिछाओ, बिछा दिए बिछा, सब लोग लेट जाओ, नौजवान लेट गया होगा। अब सब बोले पैर ऊपर करके ऐसे ऐसे साइकिल चलाओ, और बेचारे साइकिल चला रहे नौजवान, एक नौजवान कंधे का साइकिल नहीं। ज्वाला देवी नाम सुनते ही माता के दरबार की छवि भक्तों के मन में बनते दिखाई देती है। ऊंचे पहाड़, सघन जंगल और टेढ़े मेढ़े रास्ते के बावजूद हर साल हजारों की संख्या में भक्त यहां पर अपनी हाजिरी लगाने पहुंचते हैं।
जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर भरवेली, रावणबंदी और पायली गांव के बीच पहाड़ियों पर मां ज्वाला देवी का मंदिर स्थित है। इतिहास तो 30 वर्ष पुराना है, लेकिन इस स्थान पर बरसों बरस तक नाग जाति के लोगों का रहवास बताया जाता है। इतिहास तो ये है कि ये जहाँ तक हमारा मानना है, बुजुर्गों का जो कथन है ये है कि ये नागवंशी के लोगों का है। पहले नागवंश के जाति के लोग रहा करते थे और तो आप सभी को पता है इतिहास के अनुसार कि नागवंश के लोगों का यहाँ पर मंदिर है। जो मंदिर है वो नाग के प्राकृतिक मुख की तरह बना हुआ है, जो बाहर से दिखता ही है। और जिस तरह सर्प के गले में जगह होती है उसी तरह उसमें जगह भी बना हुआ है। प्लस दोनों तरफ जो जहर की ग्रंथियाँ होती हैं वो ग्रंथियों की तरह उसमें भी बना हुआ है। और अंदर से सर्पों का काफ़ी आना जाना है, जो अगली बार आप लिए भी थे। ज्वाला देवी मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे पंडित संतोष कुमार मिश्रा बताते हैं कि गोमजी और सोमजी 2 भाई हुआ करते थे जो माता जी की पूजा करते थे। उन्हीं के नाम से इस पहाड़ का नाम गोमजी सोमजी पहाड़ पड़ गया। 306 भक्तों के द्वारा मनोकामना कलश इस वर्ष रखे गए हैं। प्रतिवर्ष इन कलशों की और भक्तों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पहले 30 साल पहले व्यवस्था ऐसी थी कि यहाँ सीढ़ी नहीं था, पानी की टंकी नहीं थी और क्या नाम से ये लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। अब लाइट की व्यवस्था हो गई, सीढ़ी बन गया, पानी टंकी हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, सब भरपूर सबको होने लगा। बहुत दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु, जैसे भोपाल है, दिल्ली है, डूंगरगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, जबलपुर है, यानी रीवा, सतना है, सीधी है, बहुत दूर दूर से बालाघाट है, बरगीली गाँव के। कठिन चढ़ाइयों के बाद जैसे तैसे भक्त मां ज्वाला देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उसके पश्चात शुरू होती है पहाड़ों के बीच जंगलों के रास्ते गोमजी सोमजी बाबा के दरबार में जाने का रास्ता। इस स्थान की मान्यता यही है कि यहाँ पर लोग मन्नतें मांगने पहुँचते हैं। यहाँ मान्यता यही है कि किसी को बाल बच्चे नहीं है, किसी को तकलीफ है, यहाँ बोल के जाना पड़ता, तो सफल होते तो वो बकरा मुर्गा जो भी लेके आते हैं। अच्छा। तो यहाँ बलि चढ़ती है, नीचे भोजन बनती है। उसके बाद में अब हाल वही है, अब दूसरा हाल तो है ही नहीं है। समस्या दूर होती है, पक्का है। ये कौन से भगवान है यहाँ पर? गोम सोमजी। गोमजी सोमजी, हाँ। जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ। जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ। तेरी पावन ज्योति ने, तेरी पावन ज्योति ने संसार में किया उजाला माँ। जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ। जय ज्वाला माँ मन मेरा बोले ज्वाला माँ। शासन के द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने के विरोध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा प्रदेश के अन्य जिलों में हड़ताल शुरू कर दी है। जिला अध्यक्ष ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पूरन सिंह भाटिया ने बताया कि प्रदेश के अन्य जिलों में ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल शुरू हो चुकी है। बालाघाट में सोमवार को बैठक के बाद हड़ताल के विषय में निर्णय लिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर 5% वेट बढ़ाने का विरोध में एवं ट्रक के लाइफ टाइम टैक्स में
के कारण हड़ताल की जा रही है। ये संगठन में बहुत एकता है और संगठित है हमारा संगठन। क्या है कि व्हाट्सएप में और कुछ लोगों के बताने के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। अभी हमारे बालाघाट में भी कल मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में जैसा तय होगा उस हिसाब से हम लोग भी बालाघाट में बंद करवाएंगे, क्योंकि डीजल और पेट्रोल इतनी जो 5% वेट बढ़ाया गया है ये बहुत ज़्यादा है और जिसके कारण हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है 3rd डिग्री में चला गया। वाराणसी नगर में स्थित सार्वजनिक पंडालों में मां भगवती की आराधना का दौर जारी है, जिसमें नगर में सम्राट नगर दुर्गा उत्सव समिति, नव दुर्गा उत्सव समिति, बस स्टैंड गुरु नानक धर्मशाला दुर्गा उत्सव समिति, अनाजगंज दुर्गा उत्सव समिति, जय जन जागृति दुर्गा उत्सव समिति, गांधी चौक नव युवक दुर्गा उत्सव समिति, भाजी मंडली महिला मंडल दुर्गा उत्सव समिति हैदराबाद मोहल्ला में 29 सितंबर को विधि विधान से पूजन अर्चन कर मां जगत जननी मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना, मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कर जवारे बोकर की गई, जिसके पश्चात 9 दिवसीय पर्व पर आस्था पूर्वक रोजाना सुबह शाम 8 बजे आरती कर जस भजन एवं डांडिया रास का आयोजन कर मां भगवती की आराधना की जा रही है। और पर्व के अंतिम चरणों में सार्वजनिक पंडालों में क्षेत्रीय जनों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जो माता के दरबार में आकर मत्था टेक कर मां भगवती का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। सब भक्त कहें जय हो महामाई रे, आओ सब भक्त कहें जय हो महामाई रे, आओ सब भक्त कहें जय हो महामाई रे, आओ सब भक्त कहें जय हो महामाई रे। बोल जयकार चले माई के द्वार चले, बोल जयकार चले माई के द्वार चले, शुभ घड़ी आई रे, आओ सब भक्त कहें जय हो महामाई 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 रे। आहा चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। आजादी के 70 साल बाद भी पेड़ के नीचे संचालित हो रहा है प्लेटफॉर्म, खारा रेलवे स्टेशन का मामला। टेस्टिंग में फेल हुई पानी की टंकी, नगर पालिका ने दिखाई हरी झंडी, टपकती पानी टंकी से होगा जल प्रदाय शुरू। सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए वित्त विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश, तमाम विद्यालयों में ईडी खाते में जमा की गई राशि होगी स्थानांतरित। ट्रक एसोसिएशन बैठक के बाद ले सकता है हड़ताल पर निर्णय, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम का विरोध। रामपायली थाना के अंतर्गत अमई तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। नवरात्रि उत्सव अष्टमी के अवसर पर जिले भर में हुए हवन, कन्या भोज, विविध कार्यक्रम।
पहाड़ियों के बीच विराजित मां ज्वाला देवी, प्रतिवर्ष बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। और जय वीर महावीर के जय घोष के बीच शुरू होगा दशहरा चल समारोह। अमन भल्ला धारण करेंगे महावीर का चोला। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।